जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12 को पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आप इस टॉपिक को, यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं आपको आशा करता हूं कि आप यहां से कम 10 से 15 नंबर का 10 से 15 नंबर को आप पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। 10 से 15 नंबर बोला जाए तो 10 से 15 नंबर में आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके कम से कम भी तो आप 10 से 15 नंबर आप यहां से स्कोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इनके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो चैप्टर है, आज का जो टॉपिक है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम लोग सर्किल के बारे में जानेंगे, है ना। सर्किल में कितने पार्ट होते हैं, सर्किल को यदि काटा जाए तो कौन कौन से आकृति बनेगा, कौन कौन से फिगर बनेगा, है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उन सारे फार्मूले को आज हम लोग जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल यदि आप इस चैनल पे नए हैं, है ना, नए हैं तो इस चैनल को जबरदस्त मजेदार से सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए प्यारे बच्चों और शेयर करिए। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जिसका नाम है, जिस चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और सबसे पहले हम यहाँ पे उन फार्मूलों के बारे में जानेंगे जिन फार्मूलों का प्रयोग इस चैप्टर में होने वाला है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानेंगे, सर्किल के बारे में जानेंगे, है ना, कि सर्किल में आखिर होता क्या क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग सर्किल को जानते हैं। देखिए, जैसे ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है, वृत्त है ना। सबसे पहले वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त को अंग्रेजी में सर्किल बोला जाता है। यदि आप इसके डेफिनेशन के बारे में जानना चाहें तो डेफिनेशन क्या हो सकता है कि सर्किल अनंत असंख्य बिंदुओं का वह समूह या समुच्चय होता है जिसकी खास, है ना, एक खास बिंदु से, जिसके एक खास बिंदु से, है ना, सभी बिंदुओं की जो दूरी होती है वो समान होती है। चाहे यहां से यहां की बिंदु, मान लीजिए ये खास बिंदु है, ये निश्चित पॉइंट है, इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, है ना। सेंटर बोले तो इसको केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र। तो इस बिंदु से सभी की जो दूरी होगी वो समान होगी। चाहे आप यहां से खींच दीजिए, चाहे आप इसको यहां से मिला दीजिए, ओ से, है ना, सभी बिंदुओं की जो दूरी होगी वो क्या होगी, समान होगी। उसी को क्या कहा जाता है? सर्कल कहा जाता है। तो आइए, तो सबसे पहले वृत्त है, और वृत्त में, है ना, वृत्त में सबसे पहले क्या होता है, केंद्र से, है ना, किसी भी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। और सर्कल में वृत्त की त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? आर से। तो सबसे पहला यहां से आप ध्यान में रखेंगे कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आपको आर से सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों। किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो इसमें याद रखना है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, जिसको डायमीटर भी कहते हैं, है ना, जिसको स्मॉल डी से सूचित कर सकते हैं। तो डायमीटर क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है? तो व्यास किसको कहते हैं, है ना, व्यास किसको कहते हैं, इसको आराम से समझने के लिए आप ऐसे समझिए। मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को, है ना, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली सरल रेखा जो कहां से होकर गुजरेगा? सेंटर से होकर गुजरेगा, केंद्र से होकर गुजरेगा, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वृत्त का व्यास कहते हैं। अब चूंकि इधर में आर हो गया
और यहां से यहां की बिंदु, जैसे मान लीजिए व्यास ए बी है तो ये सेंटर ओ है, तो ओ से भी ओ भी त्रिज्या हो गया और ओ ए भी त्रिज्या हो गया। तो इस तरह से ए बी हमारा व्यास हो गया और व्यास बराबर हम लिख सकते हैं कि व्यास क्या होता है 2r के बराबर होता है ना। इधर से एक r, इधर से एक त्रिज्या, दोनों त्रिज्या मिलकर के क्या हो जाएगी 2r। तो ये वृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया। जो फार्मूला जो इस चैप्टर में हमको जरूरत पड़ने वाला है उन सारे फार्मूलों को देखेंगे। तीसरा जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों वृत्त की परिधि। क्या होती है वृत्त की परिधि। परिधि क्या होता है तो आइए हम लोग परिधि के बारे में जानते हैं। तो वृत्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर। परिधि किसको कहते हैं तो ये जो वृत्त देख रहे हैं ये वृत्त के छोरों की लंबाई, वृत्त की जो पूरी लंबाई होती है उसको वृत्त की परिधि कहिए, परिमिति कहिए, पेरीमीटर उसको अंग्रेजी में कह सकते हैं। और यहाँ पे आर तो समझ रहे हैं रेडियस है, 2 संख्या है, लेकिन जो पाई होता है ना, यहां से आप समझिए, यहां से आप क्या समझेंगे कि पाई का जो वैल्यू होता है वो आपका 22/7 लिया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन में पाई का मान यहां से क्या ले सकते हैं 22/7। तो ये वृत्त की क्या हो गई परिधि हो गई। नेक्स्ट जो इसमें फार्मूला है ना, नेक्स्ट जो फार्मूला होता है पर बच्चों वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने का मतलब कि इस सर्कल के अंदर, इस वृत्त के अंदर कितना एरिया है वो उसको क्षेत्रफल कहेंगे। यानी कि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि क्षेत्रफल है, यदि रेडियस मीटर में है सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल का तो स्क्वायर होता ही है ना। पाई आर मीटर स्क्वायर कहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर कहिए, डिपेंड वो करता। और यहां से भी पाई का वैल्यू कितना लिया जाता है 22/7 लिया जाता है। तो वृत्त में इतने फार्मूले को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा है ना। सबसे पहला त्रिज्या जिसको आर कहते हैं, व्यास 2r, रेडियस दिया रहेगा व्यास निकल जाएगा है ना। वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसी से मिलता जुलता कुछ और फार्मूले को हम लोग जानेंगे है ना, जिसमें से एक फार्मूला होता है, अब वृत्त के जगह पे मान लिया जाए अर्धवृत्त हो जाए, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या तो आर ही होगा। जैसे मान लीजिए अर्धवृत्त का यदि फिगर बनाना चाहे तो ये फिगर आपका इस तरह से हो सकता है, ठीक है, ये आपका अर्धवृत्त हो जाएगा है ना। तो अर्धवृत्त, तो ये इसका व्यास है तो जाहिर सी बात है कि ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की सबसे पहले हम लोग परिधि जानेंगे। अर्धवृत्त की क्या जानेंगे परिधि। और परिधि होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे अर्धवृत्त की परिधि में मार खा जाते हैं है ना। अर्धवृत्त की परिधि, आप सोचते हैं कि सर वृत्त की परिधि तो 2 पाई आर हो गया, तो अर्धवृत्त की परिधि आराम से क्या कर लेते हैं 2 पाई आर और आधा है ना, वृत्त का आधा को अर्धवृत्त कहेंगे तो फटाक से 2 से डिवाइड करके और निकाल लेते हैं परिधि की, अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये देखा जाए तो मैथमेटिकली मेरे बच्चों ये गलत है। कैसे गलत है, अर्धवृत्त की जब परिधि देखेंगे, अर्धवृत्त का जब फिगर देखेंगे तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि आखिर होगा क्या इसका एक्चुअल फार्मूला। तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गया है ना, मान लीजिए ये वृत्त है, इस वृत्त को आधा से काटेंगे तो बनेगा अर्धवृत्त, इस तरह का बनेगा। अब जो पाई आर हो गया ना, पाई आर सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक, ये बिंदु ए बिंदु, ये बी बिंदु मान लेते हैं, यहां से लेकर के ये जो नीचे वाला जो कर्व लाइन है ना उसका वैल्यू पाई आर हो गया। लेकिन देखा जाए तो इसमें व्यास भी तो है, इसमें व्यास भी है। अर्धवृत्त को बनने में कर्व लाइन के अलावे व्यास की भी जरूरत पड़ रही है। यानी कहने का मतलब है कि अर्धवृत्त की जो परिधि हो जाएगा पाई आर, ये कर्व लाइन हो गया और प्लस में आपका व्यास हो गया। तो 2r को इसमें ऐड करेंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा अर्धवृत्त की क्या मिलेगा परिधि मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा है ना। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो एक बार कमेंट पे जरूर कमेंट करिए, ठीक है।
चलिए, तो अब अर्धवृत्त की परिधि के बाद हम लोग आगे जाते हैं, है ना। एक और फॉर्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ज्यादा दिक्कत होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो कुछ नहीं करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तब पाई आर स्क्वायर में 2 से भाग दे देंगे, तो मिल जाएगा अपना अर्धवृत्त का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त। अब कभी कभी एक चीज और आता है, क्या आता है, उसको हम इसी पेज पे निपटाते हैं। देखिए, कभी कभी एक फिगर और आता है प्यारे बच्चों, उसको भी समझना है। देखिए यहां पे समझेंगे अर्धवृत्त। अब उसके बाद एक फार्मूला और होता है जिसको बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश किसको, वृत्त का चतुर्थांश किसको कहते हैं, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश यानी 1/4 वाले हिस्से को, जैसे मान लिया जाए सपोज दैट ये वृत्त है, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए, मान लिया जाए ये आपका वृत्त है। अब इस वृत्त का चौथाई हिस्सा क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको 4 भाग में बांटने के लिए आप इस तरह से 2 लाइन इसको ट्रांसफर करिए। अब 2 लाइन ट्रांसवर्स करने के बाद, 2 लाइन को गुजारने के बाद जो एक फिगर यानी इसका चतुर्थांश वाला हिस्सा, देखिए इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसको छायांकित करके बताते हैं कि इसमें चतुर्थांश वाला पार्ट क्या होगा। ऐसे तो ये भी एक प्रकार का चतुर्थांश है, ये भी एक प्रकार का चतुर्थांश है, ये भी एक यानी चतुर्थांश, चौथाई हिस्सा को ही चतुर्थांश बोलते हैं। तो केवल और केवल एक पार्ट को यदि निकाला जाए, है ना, तो मान लीजिए एक पार्ट को निकाला जाए, जैसे इस पार्ट को यदि हम निकालें तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिगर बनेगा इस प्रकार से, फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। चतुर्थांश का फिगर जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया, ये इस फिगर को कहेंगे वृत्त का चतुर्थांश। ये आपका क्या होगा, ये आपका वृत्त का चतुर्थांश। और यहां से फॉर्मूला बनेगा क्या, वृत्त का चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा, है ना, वृत्त का जो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसमें हम 4 से भागा दे देंगे तो वो आपका कहलाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, है ना। एक बार अच्छे से इसको देखिए, उसके बाद हम इसके आगे के फार्मूले के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आगे का जो फार्मूला है उसको ध्यान दीजिए। ये आपका कौन सा फार्मूला होगा, फार्मूला नंबर ये कौन सा हो गया, ये फार्मूला नंबर आपका 6 हो गया। ठीक है, ये 6 नंबर तक था, ये आपका फार्मूला नंबर आपका 7 हो गया। चलिए, तो हम लोग 8वें फार्मूले के ऊपर चलते हैं। 8वां जो फार्मूला है उसको बोलते हैं वलय। क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल। अब ये वलय क्या है, वलय का हिस्सा क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वलय को समझने के लिए 2 सर्कल बनाना पड़ेगा। देखिए, वलय किसको कहेंगे उसको ऐसे समझिए। ये फिगर आपका वलय है ना। तो वलय कहने का मतलब है कि ऐसे समझिए, ये बीच वाला जो हिस्सा है इसके क्षेत्रफल को ही हम वलय के क्षेत्रफल कहेंगे। तो इसका निकलेगा कैसे, तो इसमें 2 रेडियस हो गया, है ना, 2 वृत्त है ना, 2 वृत्त है। एक वृत्त तो कहीं ना कहीं, एक वृत्त का जो बड़े वाले वृत्त का जो होगा वो कैपिटल आर होगा, और छोटे वाले वृत्त को, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर होगा। तो यहां से वलय का जो, इस फिगर को हम यहां पे लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, वलय का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा आपका बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, है ना, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को यदि घटा देंगे तो हमको मिलेगा वलय का क्षेत्रफल। यानी यहां से आप पाई को कॉमन कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये बनेगा आपका वलय का क्षेत्रफल बनेगा।
ठीक है, तो ये आपका जो फार्मूला बना वो आपका क्या हो गया, वलय का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो आई होप ये फार्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और भी हम लोग बारी बारी से आगे इसके फार्मूले की ओर चलते हैं। अब वलय के बाद अब यहां से हम लोग सीखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना। इसमें नौमा जो सीखेंगे उसको बोला जाएगा त्रिज्यखंड, है ना। त्रिज्यखंड कहते किसको है, सबसे पहले तो फिगर से समझना है कि आखिर त्रिज्यखंड कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए त्रिज्यखंड को समझते हैं कि ये आखिर ये त्रिज्यखंड होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये वृत्त है ना, ये वृत्त है और वृत्त का कहीं ना कहीं ये आपका केंद्र है। ठीक है, अब ये जब केंद्र है तो केंद्र को ओ मान लेते हैं, केंद्र को क्या मान लेते हैं, ओ। और देखा जाए तो ये आपका OA त्रिज्या है और यहां से OB भी क्या है, त्रिज्या है। कहने का मतलब है कि दो त्रिज्या, है ना, दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। ये जो छायांकित वाला भाग कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा त्रिज्यखंड। ध्यान दीजिएगा इत्मीनान से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये जो फार्मूला बताने जा रहे हैं ये फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो वृत्त त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का ही एक पार्ट होता है और उस पार्ट में दो त्रिज्या होती है और एक चाप होता है, यानी दो त्रिज्या और एक चाप से मिल करके जो आकृति बनता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है उसको हम लोग निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पर बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब इस त्रिज्यखंड को लघु त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं, है ना, या तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहिए। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला नंबर 9 देख रहे हैं, क्या है, इसको या तो त्रिज्यखंड कहिए, ओनली त्रिज्यखंड कहिए, या फिर इसको हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये लघु त्रिज्यखंड क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो छायांकित भाग कर रहे हैं ये छोटा, और बाकी एक और पार्ट को हम लोग छायांकित करने जा रहे हैं, एक और पार्ट को हम लोग छायांकित करने जा रहे हैं, वो देखिए ये वाला पार्ट है। ग्रीन कलर से जो छायांकित किया गया भाग है वो आपका लघु त्रिज्यखंड है, और बाकी, है ना, एक और दूसरे कलर से जो छायांकित किया गया भाग है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। यानी इस वाले पार्ट को बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को बोला जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यहां से दो निकला, एक लघु त्रिज्यखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा, या फिर इसको त्रिज्यखंड कहेंगे, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा वो फार्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360, ये बनेगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, है ना, ये 9 नंबर है। अब हम लोग 10 नंबर फार्मूले को देखेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा उसको भी देखते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब, है ना, मान लीजिए ये थीटा है, सपोज दैट ये कितना डिग्री है, थीटा डिग्री, तो बाकी ये पूरा कितना डिग्री बनेगा, 360 माइनस थीटा, है ना। जैसे ये अब थीटा डिग्री, क्योंकि एक बिंदु पे कितना डिग्री का कोण बनता है, एक बिंदु पे वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ये तो हमने थीटा ले लिया, तो बाकी ये कितना हो जाएगा, बाकी 360 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 360 माइनस थीटा और इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा 360।
ये हो जाएगा। यहां से दीर्घ त्रिज्यखंड का एक और क्षेत्रफल होता है ना। यहां से दीर्घ त्रिज्यखंड का एक और क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? तो यदि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बच जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड या ओनली त्रिज्यखंड, एक ही चीज है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये बनेगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो हमने। और यदि कभी कभी इनकेस कभी क्वेश्चन में थीटा ना दे करके चाप की लंबाई दिया रहेगा तो एक फार्मूला यहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का एक फार्मूला और होता है, उसको भी ध्यान में रखिए। कभी कभी थीटा नहीं दे करके, है ना, कभी कभी रहेगा सिर्फ और सिर्फ रेडियस दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा और चाप की लंबाई दिया रहेगा, तो वहां से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा उसको भी देखिए। त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड एक ही चीज है, त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा वो फार्मूला बन जाएगा 1/2 इंटू आर इंटू चाप की लंबाई, 1 इंटू 2 इंटू आर इंटू एल। चाप की लंबाई को क्या कहते हैं, या फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1/2 इंटू त्रिज्या, 1/2 गुना त्रिज्या और गुना चाप की लंबाई, है ना। तो इस तरह से त्रिज्यखंड से रिलेटेड इतने फार्मूले आपको हैं, लेकिन अभी इतना ही नहीं है, अभी और भी फार्मूला इस वृत्त के वृत्तखंड से बनेगा। ये तो सिंपल त्रिज्यखंड सीखे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड किसको कहेंगे, तो त्रिज्या। लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड किसको कहेंगे, कि दो त्रिज्याओं से मिलकर जो क्षेत्र बन रहा है उसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलेंगे। ऊपर वाला दीर्घ यानी बड़ा वाला पार्ट और नीचे वाला छोटा वाला पार्ट, इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। तो प्यार बच्चों, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग इसके आगे के फार्मूले पे चलते हैं, है ना। अब आगे के फार्मूले पे चलने के लिए इसी फिगर का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। देखिए, अब हम लोग जानेंगे वृत्तखंड। अगला हम लोग क्या जानेंगे, वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, ठीक है। क्या होता है वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, है ना। सबसे पहले हम लोग फिगर से समझेंगे आखिर ये वृत्तखंड होता क्या है, या फिर या लघु वृत्तखंड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस फिगर से समझेंगे। थोड़ा सा और फिगर को बड़ा बनाया जाए। ये देखिए, हम लोग इस फिगर से समझेंगे कि आखिर ये लघु वृत्तखंड होता क्या है ना। लघु वृत्तखंड को इस फिगर से देखेंगे। देखिए, तो जैसा कि ये वृत्त का केंद्र है, सपोज दैट ये वृत्त का क्या है, केंद्र है ना। ये वृत्त का केंद्र है और ये एक प्रकार का त्रिज्या है। ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र को O मान लेते हैं, और ये त्रिज्या है और ये आपका क्या है, त्रिज्या। OA और OB आपस में क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड क्या कहेंगे। वृत्तखंड बनेगा एक जीवा की सहायता से। वृत्तखंड कैसे बनेगा, तो एक जीवा की सहायता से बनेगा वृत्तखंड, है ना। छायांकित करके बताते हैं कि कौन सा पार्ट जो है वृत्तखंड है। देखिए, ये जो हम छायांकित कर रहे हैं, जिस पार्ट को हम छायांकित कर रहे हैं वो पार्ट बन रहा है आपका लघु वृत्तखंड। ये पार्ट कौन सा बन रहा है, लघु वृत्तखंड। आई बात समझ में। त्रिज्यखंड से ही निकल रहा है लघु वृत्तखंड, लेकिन उसमें जरूरत पड़ रही है किसकी, एक जीवा की। AB जो है वो जीवा का काम करेगा। तो यदि हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड, या इसी को केवल वृत्तखंड भी कह सकते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा। अब देखिए तो ये त्रिज्यखंड में से निकल रहा है, ये पूरा जो पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन को अभी हम लोग क्या जाने, त्रिज्यखंड जाने, ये पूरा पोर्शन को त्रिज्यखंड जाने। तो यदि पूरे त्रिज्यखंड में से, यदि पूरे इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो मेरा बच जाएगा छायांकित वाला भाग, और इसी छायांकित वाले भाग को क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो यहां से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, उसके लिए लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, लघु वृत्तखंड का छायांकित, पहले तो समझना है कि आखिर लघु वृत्तखंड का पार्ट है कौन सा। तो जो छायांकित यानी कि त्रिज्यखंड में ए और बी है ना, जीवा को मिलाने से जो आकृति नीचे में बना ना, उसी को बोलेंगे हम लोग लघु वृत्तखंड। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इसके फार्मूले को डिराइव करते हैं, आखिर ये फार्मूला आएगा कैसे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं सिंपल कि पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बहुत तरह का त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं, एक होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ना यहाँ पे आधार का पता है और ना ऊंचाई का पता है ना। अच्छा, एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़ते हैं, हीरो सूत्र पढ़ते हैं, s इंटू एस माइनस एस माइनस बी। तो यहाँ पे साइड का मान लीजिए, ठीक है, ये और दोनों साइड पता हो, त्रिज्या पता हो, लेकिन ये नीचे ए भी पता नहीं है, तो उस कंडीशन में तो प्यारे बच्चों यहां से आपको एक फार्मूला याद रखने की जरूरत है, जो होता है, आज से एक फार्मूला और याद रख लीजिए। क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जब आप क्लास 12th में जाएंगे है ना, 11 12 इंटर में जाइएगा है ना, 11th आईएससी में जाइएगा, अब यहां से आपको ये फार्मूला की बेहद जानकारी, अभी आप इतना याद रख लीजिए कि ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले का क्षेत्रफल, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला लगने वाला है 1/2 इंटू आर स्क्वायर है ना, इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल में। तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ऊपर वाला जो पार्ट हो गया है ना, अब इसको छोड़ करके बाकी जो पार्ट हो जाएगा, जो येलो कलर से जो हम छायांकित कर रहे हैं, वो एक तरह से आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वो कौन सा हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। यहां से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो सोचिए तो कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी येलो वाला जो छायांकित पार्ट है, उसका क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा है ना, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि ये है ना आसमानी जो ग्रीन कलर से जो छायांकित किया है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस क्षेत्र को घटा देंगे तब बाकी बच जाएगा ओनली दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम घटा लेंगे तो बचेगा वो कौन सा क्षेत्र बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए अभी हम लोग पता किए, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल इसी को कहता है ना, तो इसको घटा लेंगे सिंपल, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला आपको बनेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
ठीक है, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका कौन सा क्षेत्रफल है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, इस तरह से। तो प्यारे बच्चों, आई होप यहां से समझ में आ गया होगा क्या होता है लघु वृत्तखंड, क्या होता है दीर्घ वृत्तखंड, है ना। और इधर से क्या होता है त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड, या फिर क्या होता है आपका लघु त्रिज्यखंड। बाकी वलय का भी क्षेत्रफल देख लिए, और इधर में हम वृत्त का जितना भी फार्मूले है उसको देख लिए। और जितने फार्मूले बताया गया है उन्हीं फार्मूले के ऊपर आपका पूरा का पूरा इस चैप्टर है ना, चैप्टर 12 जो चैप्टर है, 12 नंबर जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसी फार्मूले पे आपको चलने वाला है, ठीक है। तो एक बार इस फार्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यही फार्मूला, एक फार्मूला यहां से और है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए, है ना। कहां पे उसको लिख दे, चलिए यहां पे लिख देते हैं, इसमें आपको यहां से लिख देते हैं। कभी कभी चाप की लंबाई निकालने के लिए आ जाएगा, ठीक है। इसको यहां पे लिख देते हैं, अलग कलर से करके यहां पे लिख देते हैं। देखिए चाप की लंबाई, एक और फार्मूला यहां से, एक फार्मूला और ध्यान दे दीजिए। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो चाप की लंबाई होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, ये होता है चाप की लंबाई। कभी कभी क्वेश्चन में, है ना, कभी कभी क्वेश्चन में रेडियस दिया रहता है, थीटा दिया रहता है, और पूछ देगा कि चाप की लंबाई क्या होगा, तो उसके लिए आपको ये फार्मूले का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए, तो आई होप प्यारे बच्चों यहां तक इन फार्मूले को समझ में आ गया होगा। आइए इसी फार्मूले पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। इन फार्मूलों के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते। देखिए उदाहरण का कुछ क्वेश्चन, उदाहरण अपने से उदाहरण लिया गया है ना। इस क्वेश्चन को यदि बना लेते हैं तो फिर धीरे 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 आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक तार है जो वृत्त के रूप में है। तार कैसा है, एक वृत्त के रूप में है। देखिए, तो आइए बनाते, एक छोटा सा पहले वृत्त बना लेते हैं। एक तार है प्यारे बच्चों जो किस रूप में है, एक वृत्त के रूप में। मान लिया जाए ये तार है जो किस रूप में है, वृत्त के रूप में है। चलिए अच्छी बात है, जिसके त्रिज्या दे रखा है 84 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है, ये मान लेते हैं OA इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितना दे रखा है 84 सेंटीमीटर, है ना। तो कहता है उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें। क्या निकालना है, एक वर्ग की बात किया जा रहा है यहां पे। देखिए उस फिगर को भी हम लोग बना लेते हैं, एक वर्ग बनाना है, इस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। इस वर्ग की क्या ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करना है, जो इसी तार को मोड़ करके बनाया गया है। ये जो तार से जो वृत्त बनाया गया है, पुनः इसी तार से क्या बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया है, और इस वर्ग की निकालना है, क्या निकालना है, भुजा। मान लीजिए ये वर्ग आपका ABCD है, ABCD है, तो इस वर्ग की भुजा क्या होगी वो निकालना है। क्वेश्चन को पहले समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या है, क्या रखा है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक तार है जो वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। अब इसी तार को मोड़ करके, है ना, तोड़ करके नहीं, मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया, वर्ग बनाया, मैंने इसी तार से वर्ग बनाया गया है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जितना वृत्त में तार की लंबाई थी उतना ही वर्ग में तार की लंबाई बराबर होगा। इसका मतलब तो यही हुआ कि इसी वृत्त के तार से बनाया जा रहा है वर्ग, यानी दोनों की लंबाई बराबर। और वृत्त की जो लंबाई को परिधि कहते हैं, और इसकी पूरी लंबाई को हम इसको भी परिमिति कहेंगे, यानी दोनों को बराबर कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल प्रॉपरली इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखेंगे हल। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या,
वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या दिया हुआ है, 84 सेंटीमीटर, है ना। और जब वृत्त की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसमें कितना तार लगा हुआ है, यानी तार कहने का मतलब पूरे के पूरे परिधि, है ना। तो यहां से वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है, यही तो होगा ना। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 84, यानी इसको हल करिएगा तो आ जाएगा 168 पाई सेंटीमीटर। ये वृत्त की क्या हो गया, परिधि हो गया। अब इसी परिधि से क्या बनाया जा रहा है, वर्ग बनाया जा रहा है। इसे वृत्त की परिधि से, इसी तार से क्या बनाया जा रहा है, वर्ग। यानी अब जो तार से जो वर्ग बनाया जा रहा है, जिसमें इसकी लंबाई उतना ही इसमें इसका लंबाई हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे वर्ग की भुजा निकालना है। तो मान लेते हैं, माना कि वर्ग की भुजा बराबर a मीटर या सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मान लीजिए, a सेंटीमीटर। तो यहां से वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप जो होता है पर बच्चों वो होता है 4a, है ना। 4a सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। जितना तार इसमें उतना ही तार इसमें, यानी कि दोनों की लंबाई को क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखा जाएगा कि जो वर्ग की जो परिमाप होगा, वर्ग का जो परिमाप होगा वही वृत्त की परिधि होगी। वही क्या होगी, वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या आ गया, वर्ग का परिमाप आ गया 4a, और वृत्त की परिधि क्या आया था, 168 पाई, है ना। इतना ही तो है ना। अब चाहो तो यहां से पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं। देखिए यहां पे रख लेंगे 4a, चलिए a बराबर क्या हो जाएगा, 168 गुने पाई का वैल्यू यहां से 22/7 ले लेते हैं। 4 यहाँ पे गुना में है तो इधर में आ जाएगा आपका भागा में, ठीक है। इसको काट दीजिए, कट जाएगा 7 से 2 बार में, है ना। और ये 28 कटेगा और ये 4 से 6 बार में, यानी देखा जाए तो बन जाएगा कितना, 22 गुने 6, यानी 132 सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा। — 132 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, इसका भुजा हो जाएगा, ठीक है। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 132 सेंटीमीटर। तो एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इसी जितने भी अभी फार्मूला बताए उन्हीं फार्मूलों पे आधारित ये सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। उन्हें फार्मूले पे ये क्वेश्चंस आपका आएगा। चलिए, तो बाकी यहाँ पे क्या निकाला जा रहा था, वर्ग की भुजा ही पूछा जा रहा था। चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए, बाकी इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट उदाहरण नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 360 मीटर है ना। जैसा कि अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप दे रखा है। मान लीजिए ये अर्धवृत्ताकार पार्क है जिसका परिमाप, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है उस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे तभी ये बनेगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप कहिए या परिधि कहिए, है ना, वो क्या होता है, पाई आर प्लस क्या होता है, 2r होता है। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं, यहां से माना कि क्या हो जाएगा, माना कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, r। तो यहां से अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, या परिधि या परिमाप है ना। तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं, पाई आर प्लस क्या होता है, 2r होता है। अब यही परिमाप है और यही परिधि दोनों सेम है, तो इसको हम लोग बराबर कर देंगे। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या, कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा
अर्धवृत्त का परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 360 सेंटीमीटर, है ना। अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ? 360 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से इसका फॉर्मूला क्या बना? पाई आर प्लस 2r बराबर कितना हो जाएगा? 360। यहां से r को कॉमन कर लीजिए। r जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? पाई प्लस 2 बचेगा, यही तो बचेगा ना, है ना। अब यहां से पाई का मान हम रख सकते हैं। पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7 और प्लस में क्या हो जाएगा? 2 और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 360। देख लीजिए, अंदर में भिन्न के जोड़ कर दीजिए, क्या बनेगा? r, ये 7 एलसीएम हो जाएगा, ये 22 तो रहेगा और ये 7 दूना क्या हो जाएगा? 14 बराबर में कितना? 360। ठीक है, 22 और 14 को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। यानी r गुना 22 और 10 32 और 4 36, यानी कि 36/7 बराबर में कितना हो गया? 360। अब यहां से r तो आसानी से निकल सकता है, त्रिज्या निकल सकता है, क्योंकि निकालना हालांकि पार्क का क्षेत्रफल है, लेकिन पार्क का क्षेत्रफल तब निकलेगा ना जब हमारे पास त्रिज्या पता होगा, है ना। तो यहां से r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 360 इंटू 7/36। ये 10 बार में कटेगा और 10 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? 70 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया त्रिज्या हो जाएगा। किसकी त्रिज्या हो गया? पार्क का। अब जब पार्क की त्रिज्या हमको मिल गया तो उसके बाद फिर हम क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे? पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल। और पार्क कैसा है? तो पार्क अर्धवृत्ताकार है, तो यहां से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, है ना। तब पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 होता है। पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस निकल गया है, त्रिज्या निकल गया है 70। 70 गुने 70 और बटा में क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 7 से काट दीजिए 10 बार में, है ना, और 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में। ओवरऑल कितना आ गया? 11 गुने 10 और गुने 70। क्या बन जाएगा? 11 में 10 से गुना करेंगे 110 और गुने 70, यानी कि 77 पे 00। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? पार्क का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो प्यार बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में, ज्यादा क्वेश्चन बस थोड़ी सी सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं है ना। जोड़ घटाओ गुना भाग यदि आता है तो फिर क्वेश्चन आपके मुट्ठी में है। और मेन इसमें फार्मूले का याद होना बहुत जरूरी है। जो जो फार्मूला आज हम बताए हैं उन सारे फार्मूले को आप बिल्कुल दिमाग में एकदम खोपड़ी में सजा लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। यहां से 12 से 15 नंबर चाहे तो सब्जेक्टिव से चाहे ऑब्जेक्टिव से, है ना, इस तरह से क्वेश्चन से एग्जाम में पूछते हैं, प्लस में फार्मूले भी पूछते हैं। तो फार्मूले को भी आपको ध्यान में बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखिए क्या है ना। वलय का क्षेत्रफल निकालना है। बाहरी त्रिज्या दिया हुआ है और भीतरी त्रिज्या। अभी इसका हम लोग फार्मूला भी देखे हैं, है ना। तो वलय का फिगर जैसा कि आप देख ही सकते हैं उस तरह का फिगर होता है। डायरेक्ट हम यहां से लिखते हैं बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर मानेंगे और भीतरी त्रिज्या को स्मॉल आर मानेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ वहीं से चलते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है? दिया है वलय का बाहरी त्रिज्या। वलय का बाहरी त्रिज्या जिसको कैपिटल आर कहते हैं, कितना दे रखा है? 23 सेंटीमीटर, है ना। और उसी तरह से वलय का भीतरी त्रिज्या दे रखा है। भीतरी त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर, ये कितना दे रखा है? 21 सेंटीमीटर। तो सिंपल वलय का क्षेत्रफल निकालना है ना। लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगा देंगे तो वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
पाई तो अपना है, पाई का वैल्यू 22/7 रख देंगे। 22/7 कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर 23 है, 23 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, इसको हल कर लेंगे। अब अंदर में आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे है ना, तो हम लोग सीखते चले आ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यानी ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है। तो सेम यही काम यहां पे करने वाले हैं। 23 प्लस 21 और फिर 23 माइनस 21, इसको हल कर देंगे और जो आंसर आएगा वही आपका वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7। 23 और 21 को यदि जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, ये आपका मिलेगा 44 और फिर आपको क्या मिलेगा, 23 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, ये आपका 2 बनेगा, है ना, यही तो बनेगा। और इसको हल करने के बाद इसको यदि हल करिए तो कितना आएगा, 44 दूना 88, 88 गुने 22 गुना कर दीजिए, 176, 176, ये आपका 6, 7, 6, 13 के 3 हाथ में 1, 7, 1, 8, 1, 9, है ना, ये बना आपका क्या 1936/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चाहो तो यहां से 7 से भागा दे करके भी इसको आप दशमलव में आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर ले सकते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार पूछ देता है। तो वलय का क्षेत्रफल को याद रखना तो जरूरी, कभी कभी व्यास दिया रहेगा, बाहरी व्यास और भीतरी व्यास दिया रहेगा, तो जब व्यास दिया रहेगा तो उसके लिए हम 2 से भाग देंगे तब बाहरी त्रिज्या निकलेगा, और फिर 2 से भीतरी व्यास में 2 से भाग देंगे तब जाके हमको आंतरिक त्रिज्या निकलेगा, है ना। तो इस तरह से उसके बाद फिर फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, है ना। आइए हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ये 12.1 के देखा जाए तो ये 12.1 का एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। क्या है क्वेश्चन, कहते हैं एक वृत्ताकार खेत है जिसको 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च 5280 रुपया है। फिगर से इसको समझते हैं, फिगर से समझना बहुत जरूरी है। मान लिया जाए ये आपका वृत्ताकार खेत है और इस खेत में बाड़ लगाना है, और बाड़ लगाने का खर्च क्या है, बाड़ लगाने का खर्च है 24 रुपया प्रति मीटर। कितना है, 24 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का मतलब है कि इस खेत के चारों तरफ घेराई करना है ना, है ना, जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं ना, खेत में घोरान घोरना ताकि जानवर उसके अंदर घुस ना जाए, है ना। वही चीज है कि इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाना, और उस बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 24 रुपया प्रति मीटर, यानी 1 मीटर बाड़ लगाने में कितना खर्च हो रहा है, 24 रुपया। तो उस हिसाब से पूरा का पूरा खेत में यानी चारों तरफ बाड़ लगाने में टोटल खर्च हो जा रहा है कितना रुपया, 5280 रुपया टोटल खर्च हो रहा है पूरा बाड़ लगाने में। तो आखिर पूरे बाड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, और जो पूरा जो ये जो लंबाई निकलेगा वही निकलेगा वृत्त की परिधि, है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को पहले पार्ट को करते हैं, पहले इसकी परिधि को निकालते हैं, ठीक है। आइए देखिए, एकदम आसान शब्दों में इसको सीखेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल, है ना, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल, एक एक नियम का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे चूंकि 24 रुपया खर्च होता है, खर्च होता है कितना मीटर बाड़ लगाने में, 1 मीटर बाड़ लगाने में। 1 मीटर बाड़ लगाने में कितना रुपया खर्च होता है, 24 रुपया। जैसे आप लोग बचपन में एक एक नियम के हिसाब पढ़े होंगे कि 10 कलम के दाम इतना रुपया, तो 1 कलम के दाम कितना रुपया, है ना। वही चीज यहाँ पे है। तो 1 रुपया में कितना बाड़ लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि 1 रुपया में तो कम ही लगेगा,
तो यहाँ पे 1/24 हो जाएगा, 1/24 मीटर हो जाएगा। और टोटल खर्च होता है बाड़ लगाने में 5280 रुपया। तो 5280 रुपया जब लगेगा तो कुल कितना मीटर बाड़ लगा है वो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/24 गुने 5280। अब इधर में देखिए मीटर है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो परिधि निकलेगा। इसको काट कूट करिएगा तो 24 दूनी 48 बार में कटेगा और पुनः 24 दूनी 48, यानी कि आपका ओवरऑल आ जाएगा कितना 220 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 220 मीटर। पूरा का पूरा जो खेत में जो बाड़ लगाया गया वो कितना लगाया गया 220 मीटर। मतलब ये वृत्त की क्या आ गई परिधि आ गई है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः वृत्त की परिधि कितना आ गया, वृत्त की परिधि जो आ गया वो कितना आ गया 220 मीटर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जब वृत्त की परिधि मेरा निकल गया तो हम यहां से इस वृत्त की तो त्रिज्या भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला हमारे पास है। परिधि का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला है 2πr। 2πr बराबर यहां से हो जाएगा 220। अब देखिए 2πr यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस r बराबर कितना हो जाएगा 220 है ना। अब इसको काट कूट कर दीजिए, 22 से 220 10 बार में कटेगा और ये 2 से पुनः 10 को 5 बार में काटेंगे तो r बराबर कटेगा, क्रॉस गुना करिएगा तो 7×5 = 35 मीटर। ये आपका आ गया त्रिज्या आ गया। अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, तो कहता है इस खेत को है ना 0.50 रुपया यानी कि आधा रुपया है ना, यानी इसको 8 आना कह सकते हैं, 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, यहां पे देखिए वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर की दर से खेत को जुताई करने का क्या खर्च होगा। अब इस खेत को हमको जुताई करना है और जुताई करने में कितना खर्च जा रहा है तो 0.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में इतना खर्च हो रहा है। तो टोटल खेत को जोताई करने में जोतने में कितना खर्च होगा, कितना खर्च होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं इस खेत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि कितना उस खेत को पूरा का पूरा खेत को जोतने में कितना खर्च हो रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या हमारे पास आ गया तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहां से देखिए हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, लिखेंगे अतः वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला πr² हो जाएगा। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और रेडियस अपने पास आ गया है कितना 35 आ गया है, यानी कि 35 × 35। आर का वैल्यू 35 उसको काट देंगे, 7×5 = 35 यानी कि 22×5 22 × 5 × 35 है ना। 22×5 110 हो जाएगा, 110 में 35 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 110 में 35 से गुना कर दीजिए, 3500 और प्लस में 350 यानी कि 5 यानी ये आ जाएगा लगभग 3800, कितना आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। ये आपका खेत का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन इस खेत को क्षेत्रफल तो आ गया ना, अभी इस खेत को पूरे के पूरे जोतने में कितना खर्च होगा वो निकालना है। तो लिखेंगे कि खेत जोतने का खर्च है ना, खेत जोतने का खर्च, खर्च कैसे निकलेगा तो प्यारे बच्चों 1 मीटर स्क्वायर खेत जोतने में इतना खर्च हो रहा था, 0.50 खर्च हो रहा था, तब पूरा खेत का क्षेत्रफल इतना जोतना है, यानी कि 3850 मीटर स्क्वायर है ना। इसमें यदि हम 0.50 रुपया से गुना कर देंगे तो वही हमको खेत को जोतने का खर्च आ जाएगा, यानी 0.50।
तो ये इसको हल करना पड़ेगा। 3850 गुने ये आपको हो जाएगा, ये दशमलव बदलेगा तो नीचे में आपको 2 जीरो आ जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 गुना 10 कट जाएगा और 2 से 3850 कटेगा 1925 बार में, यानी ओवरऑल जो खर्च आ गया वो 1925 रुपया जो आ जाएगा आपको खेत को जोतने का खर्च आ जाएगा, है ना। खेत को जोतने का खर्च कितना आ गया? 1925 रुपया, है ना। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन आ गए होंगे समझ में। कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खेत में बाड़ लगाने का टोटल खर्च दिया हुआ था और वो किस हिसाब से लग रहा था वो दिया हुआ था। उससे रेडियस निकाल लिए और रेडियस को निकालने के बाद फिर उसका क्षेत्रफल निकाल करके उसको खेत को जोतने में कितना खर्च हो रहा है वो निकाल लिए, है ना। तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आज देखते हैं। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है ना। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें दिया हुआ है परिधि। आइए तो परिधि से पहले तो त्रिज्या निकलेंगे, तब जाके चतुर्थांश का क्षेत्रफल को पता किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है, दिया क्या है उसको पता करते हैं। दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो वृत्त की परिधि जब 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो परिधि से तो त्रिज्या निकल ही सकता है। परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr होता है। 2πr बराबर हो जाएगा 22। फॉर्मूला में पाई के जगह पे कितना रख देंगे? 22 रख देंगे। 22/7 इंटू आर बराबर में 22। 22 से 22 कट जाएगा एक बार में। इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो मिलेगा 2r = 7। तो यहां से r का वैल्यू क्या हो जाएगा? r का वैल्यू आपका हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, है ना। यही तो हो जाएगा। अब r जब हमको पता चल गया 7/2 सेंटीमीटर, तो निकालना क्या है? निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लिख देंगे, लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² होता है फॉर्मूला में, πr²/4, क्योंकि फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं। पाई का वैल्यू अपने पास है 22/7, रेडियस भी है 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा, और बटा में आपका क्या है? 4 है। काट दीजिए इसको, 7 से 7 यहाँ पे कटेगा, है ना, और कटेगा ये 2 से, ये आपका 11 बार में कटेगा। ओवरऑल क्या आंसर आ गया? 11 में 7 से गुना करेंगे तो ये 77 हो गया, और ये 2 जो है इसके साथ गुना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या? वृत्त के चतुर्थांश का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये आपका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग उदाहरण नंबर 5, ये आपके उदाहरण जो है बुक में आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको आपके दिमाग को हम बिल्कुल खोलने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसके लिए मैं इन सारे एग्जाम्पल को आपके सामने लेकर के आया हूं, है ना। और देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन जो है, जो मैंने अभी 1 से 5 तक क्वेश्चन किया, वो सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और अगले क्लास में भी आपको इसी तरह का कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, और उसके बाद फिर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े, है ना। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूलों के बारे में जाने। इस फार्मूलों के बारे में, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जाने, वृत्त का क्षेत्रफल जाने, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जाने, वलय का क्षेत्रफल जाने, है ना। उसके बाद फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग जाने,
उसके बाद त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़े, त्रिज्यखंड को ही लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। उसके बाद दीर्घ त्रिज्यखंड के बारे में जाने, उसके बाद चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले के बारे में भी हम लोग सीखे। उसके बाद प्यारे बच्चों, है ना, और क्या सीखे आज लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के फार्मूला के बारे में जानेंगे। वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्या फार्मूला होता है, उन फार्मूलों के ऊपर में, हालांकि इन फार्मूलों के ऊपर अभी क्वेश्चन हम किए नहीं, अगले क्लास में त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, इन सारे फार्मूलों के ऊपर कल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्लास में। और आज हम लोग इसी फार्मूले पे 5 आधारित अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी किए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना, मजा आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए, है ना, और भी इससे जबरदस्त उम्दा आपके लिए क्लासेस में लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।